तो अभी हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। तो जैसे जैसे असीमता भी मैंने आपको बताया, रेप्लिकेशन क्या होता है, अपनी कॉपी बढ़ाना। और अगर हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, जब सेल ने डिवाइड करना होता है। और जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से वाले फेज में होती है, एस फेज में होती है। अगर हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में दो फेज आते हैं, एक आता है इंटरफेज और दूसरा आता है एम फेज। इंटरफेज होता है जिसमें सेल हमारा डिवाइड नहीं करता है लेकिन अपना डीएनए का अमाउंट डबल करता है। तो इंटरफेज में G1 फेज आता है, एस फेज आता है, G2 फेज आता है। तो जब ये एस फेज होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी होना। लेकिन बात क्या है कि जब भी कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है तो वो कॉपी कैसे होनी चाहिए, एक्यूरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। अगर वहां पे कोई भी एरर आएगा तो वो हमें एरर कहाँ पे नजर आएगा, फिनोटाइप के अंदर। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर हमें वो एरर हमें नजर आएंगे। तो जब भी कोई सेल डिवाइड कर रहा है तो उसकी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेटली कॉपी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो कैसे मैनर में रेप्लिकेट करता है। तो ध्यान रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये वाला है। कैसे मैनर में रेप्लिकेट होता है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। अब एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब साइंटिस्ट आए तो पहले, अब इसके ऊपर भी काफी टाइम डिबेट चली कि जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो उसका नेचर क्या है, वो कैसे रेप्लिकेट हो रहा है। तो फिर एक मॉडल दिया गया कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। अब सेमी कंजर्वेटिव की तरह यहाँ पे ना बहुत सारे मॉडल दिए गए, जस्ट ओनली अभी मैं यहाँ पे आपको इसकी फोटो दिखाऊंगी बस। आप ये समझ लो कि बाकी मॉडल क्या क्या दिए गए थे। लर्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा पे पता होना चाहिए इसके बारे में। आप यहाँ पे कुछ फोटो देखिए, फोटो से आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये तीन मॉडल दिए गए हैं। एक होता है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, एक होता है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन और एक होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। लेकिन जो हमारा डीएनए है वो कैसे रेप्लिकेट होता है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कंजर्वेटिव क्या होता है। ऐसे पिक्चर ही सब कुछ बता रही है। अब सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास के ओरिजिनल डीएनए है। जो ओरिजिनल डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड कैसे पैरेंटल है। अब ये कह रहा है कि जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, जब इसकी पहली वाली जनरेशन आएगी ना तो ये अपने जैसा ही डीएनए बनाएगा हूबहू। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, मतलब ये आपका पूरा ऐसे ही रहेगा। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंजर्व रहेगी, इसलिए नाम दिया है कंजर्वेटिव। और जो दूसरा वाला स्टैंड होगा वो एकदम न्यू बनेगा यहाँ पे, मतलब एक स्टैंड पूरा का पूरा नया और उसके बाद एक कोई हमारे पास एक न्यू स्टैंड बन जाएगा। अब अगेन मान लेते कि जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये वाला जो डीएनए है देखो ये एज इट इज रह रहा है यहाँ पे और दूसरा वाला नया बन रहा है। अब ये वाला देखो यहाँ पे ये अपने जैसे ही दोनों बना रहा है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो इस तरीके से होती है कंजर्वेटिव मैनर में। कुछ लोगों का मानना था कि रेप्लिकेशन कैसी होती है, डिस्पर्सिव होती है। डिस्पर्सिव का मतलब क्या है, इसको एक्चुअली थोड़ा सा अपने सेमी कंजर्वेटिव से ना वो मत करना, मिक्स मत करना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक्चुअली पता क्या चीज है, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। बस इसके ना डायग्राम के अंदर थोड़ा सा वो हो जाता है। देख रहे हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है। डिस्पर्सिव का मतलब ये है, जैसे मान लो कि इतना, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखो ये पहले ये जैसे हमारे पास देखो ये ओरिजिनल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है। जब ये आगे जाके रेप्लिकेट कर रहे हैं तो ये देख रहे हो ये रेड वाला, पहले देखो दोनों स्टैंड ये रेड वाले बन रहे हैं, मतलब ये हमारे पास न्यू बना है। और ये ब्लू वाला ये ओल्ड है, फिर ये रेड वाला न्यू है, ये फिर ब्लू वाला ओल्ड है, मतलब ये पेरेंटल है। समझ में आ रहा है डिस्पर्सिव, मतलब हाफ हाफ कि ये पूरे पहले दोनों स्टैंड, पहले ये न्यू वाले ओल्डर वाले, न्यू वाले ओल्डर वाले। अब ये मैं समझ लेना कि इसमें पूरा स्टैंड एक रेड वाला है और दूसरा यहाँ पे ब्लू वाला है, ऐसा नहीं है ये। समझ आ रहा है, आधा हमारे पास देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ये ब्लू वाला और फिर उसके बाद आधा हाफ ये रेड वाला, देन अगेन आगे ये ब्लू वाला और फिर आगे रेड वाला। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको।
कलर देख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर पहले रेड वाला, देन ब्लू वाला, रेड वाला, ब्लू वाला, रेड वाला, ब्लू वाला। असीमता समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव मैनर में होती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि रेप्लिकेशन कैसे होती है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती है। अब देखो, कंजर्वेटिव क्या था, ये वाला था कि पूरा का पूरा, कि जैसा पेरेंट है वैसा का वैसे रहता है। सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि कंजर्व तो जरूर होती है, लेकिन हाफ ही कंजर्व होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये क्या है, यहाँ पे ये पेरेंटल डीएनए है। जो ये पेरेंटल डीएनए है, जब ये रेप्लिकेट कर रहा है, तो जब ये रेप्लिकेट करेगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाऊं, एक ब्लू वाला है, ये तो हमारे पास, तो ये तो पेरेंटल था, ये भी पेरेंटल ही है, और एक ये रेड वाला अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो ये यहाँ पे न्यू बना है, कि एक स्ट्रैंड पूरा पेरेंटल ही रहता है हर एक प्रोजेनी में, और एक स्ट्रैंड हमारा न्यू बनता है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब डीएनए का रेप्लिकेशन किस मैनर में होता है, इसी मैनर में होता है, लेकिन बात ये है कि अब इसको प्रूफ करना है कि पक्का इसी मैनर में होता भी है कि नहीं होता है। तो इसके लिए आते हैं हमारे पास दो साइंटिस्ट। अगेन साइंटिस्ट का नाम, उनका नाम है मिज़रसल और स्टेल। तो उन्होंने देखिए, पहले क्या थी, पहले एक ही हाइपोथेसिस थी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मैनर में हो रहा है, लेकिन इस हाइपोथेसिस को प्रूफ किया किसने, मिज़रसल और स्टेल ने प्रूफ किया। अब समझते हैं उन्होंने कैसे प्रूफ किया। तो उन्होंने यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या लिया, अगेन वही, इन्होंने लिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, और उन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज की, उन्होंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज की, और कुछ इन्होंने आइसोटोप भी लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बस आप एक बार ये वाला डायग्राम देख लो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, प्लीज इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो, ऐसे तो कभी याद ही नहीं होगा, नहीं तो ये, क्योंकि ये लाइन सीरियसली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिज़रसल एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट क्या चीज प्रूव करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनना। नोट कर लिया, क्या बताते हैं हमें, कौन सा मॉडल दिया था इन्होंने, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो 3 मॉडल्स है, कौन कौन से, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, और आज की क्लास में हमें यही करना है। पूरा नाम क्या है इनका, पूरा नाम है मैथ्यू मिज़रसल और फ्रैंकलिन स्टेल। नोट कर लिया सीमता? यस मैम। ठीक है, अगर आपने ये नोट कर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले आप बस थोड़ा, बस एक बार आप इसका सेटअप देख लो, ये सेटअप देख पा रहे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि आप पूरा देख पाओ उसको ढंग से। आप भी देख लो वास्तव ढंग से। पहली बात, उन्होंने किसका यूज किया, इन्होंने बैक्टीरिया का यूज किया। क्या नाम है बैक्टीरिया का, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस्ड था किसके ऊपर, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर। मतलब इन्होंने कौन सी टेक्निक का यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। और आप सबको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीजें सेपरेट आउट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, यहाँ पे 2 ट्यूब्स दिखाई गई हैं, जो कैसी ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब है, और ये किससे फिल है, हैवी सॉल्ट सॉल्यूशन एंड द डीएनए फ्रेगमेंट। अब समझने वाली बात क्या है, जो मिज़रसल और स्टेल है, इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया था, वो सॉल्यूशन किसका बना हुआ था, सीजियम क्लोराइड का बना हुआ सॉल्यूशन था, जो जिसकी बात करें ना यहाँ पे, कि उन्होंने यहाँ पे ट्यूब ली है, और ट्यूब को किससे फिल किया है, हैवी सॉल्ट सॉल्यूशन से, और साथ में यहाँ पे क्या लिए थे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स लिए थे। बाद में भी इन्होंने इस डीएनए के फ्रेगमेंट को भी लिया यहाँ पे, और सीजियम क्लोराइड को भी लिया, और बाद में क्या किया, यहाँ पे इस टेक्निक का यूज किया। देखा आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई, एंड फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ,
जो डीएनए के जो बैंड थे वो यहाँ पे सेपरेट हो गए। अब क्या सेटअप था, क्या सारी चीजें थी, उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है असीमता, समझ आ गया आपको क्या क्या चीजें हुई है? यस। तो यहाँ पे प्लीज इसको ध्यान से देखना, ये फिगर ही आपको अगर समझ में आ गई तो सबको समझ में आ गया और कुछ भी नहीं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, फ्लास्क लिया, देख ही रहे हो आप, एक फ्लास्क के अंदर क्या लिया, मीडियम लिया, जिसके इस मीडियम में इन्होंने किसको ग्रो करवाया, यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया कि जो यहाँ पे ई कोलाई जब बैक्टीरिया को वो ग्रो करवा रहे थे, तो जो भी इन्होंने मीडियम यूज किया था, मीडियम में क्या होता है, हमारे पास क्या फूड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो बैक्टीरिया को चाहिए होंगे अपनी ग्रोथ के लिए। तो वहां पे जो नाइट्रोजन था ना, उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, नाइट्रोजन के इन्होंने आइसोटोप यूज किए। और नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप यूज किया, N15। ध्यान रखना एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि मिजल्स एंड स्टैन ने नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया था, आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं लिया था। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप अलग होते हैं और खाली आइसोटोप अलग होता है। तो मिजल्स एंड स्टैन ने जब यहाँ पे ये मीडियम तैयार किया बैक्टीरिया के लिए, तो ये मीडियम कैसा था, N15 वाला मीडियम था, मतलब फूड सोर्स था और उसके अंदर नाइट्रोजन जितना भी था वो सारा किस फॉर्म में प्रेजेंट था, N15 की फॉर्म में था। तो ऑब्वियसली बात है जब भी बैक्टीरिया इसको लेगा तो वो N15 वाली फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, मेथड का यूज किया उन्होंने, यहाँ पे बहुत टाइम तक क्या काम किया, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे किसको ग्रो करवाया, ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। अब जब उन्होंने बहुत बहुत देर तक यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद वो करते हैं उसको स्पिन, स्पिन मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। और कौन सी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, प्लीज नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोलना ओनली डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मेंशन है सीजियम क्लोराइड, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज किया था। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब उन्होंने यहाँ पे ये सारा बैक्टीरिया जो भी यहाँ पे कंटेंट था उन्होंने सारे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, और जब उन्होंने यहाँ पे रोटेट करके उसको देखा, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो, डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी। अब आपको मैं ये बता दूं, नॉर्मली जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो उसका डीएनए है, क्या उसके डीएनए में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन होगा, कहां पर, कहां पर होगा, हाँ ऑब्वियसली बात है, डीएनए में कहां पे, नाइट्रोजनस बेस में होगा ना, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन क्या करते हैं, नाइट्रोजनस बेस है वो। तो यहाँ पे देखिए अब अगर उसको एक नया कोई बनाना है तो कहीं ना कहीं से तो नाइट्रोजन आएगा ना। तो अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मली ई कोलाई की, नॉर्मल ई कोलाई की, तो क्या होता है कि नॉर्मली उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है ना, वो हमारे पास लाइट लाइट नाइट्रोजन होता है, N14 वाला होता है नॉर्मल वाली कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मिजल्स ने क्या काम किया, N15 वाला मीडियम लिया। और जब उन्होंने यहाँ पे इनको सेंट्रीफ्यूज करवाया तो आप देख सकते हो, अब इसके बाद उन्होंने चेक किया यहाँ पे कि जो हमारे पास N14 है, आप सबको पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है, लाइट, मतलब ये समझ लो कि नाइट्रोजन का लाइट आइसोटोप होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट N15 वाले का ज्यादा होगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसको हमने लाइट बोल दिया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसको हमने बोल दिया हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन N15। तो जब वो यहाँ पे इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में उन्होंने यहाँ पे ना दो चीजें मार्क कर दी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो उसका बैंड हमें ऊपर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी कभी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हमेशा हमें बॉटम में मिलती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमें टॉप में मिलता है। तो जो हमारा नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन के यहाँ पे दो सॉरी एक है N15 वाला, एक है 14 वाला। तो 14 वाले का वेट कम है तो ये हमें टॉप पे मिलेगा, और 15 वाले का साइज ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये हमें बॉटम में मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने बहुत ज्यादा जनरेशन तक N15 वाले मीडियम में ई कोलाई को ग्रो करवाया और बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो वो क्या देखते हैं यहाँ पे कि उनको यहाँ पे ओनली वन ही बैंड नजर आ रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, बाकी इनको N14 वाला कोई भी डीएनए मिला ही नहीं। अब जो हमने इसी को जूम करके देख लिया, इन्होंने क्या देखा कि इनका ओरिजिनल डीएनए कैसा है, इनके दोनों स्ट्रैंड, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे N15 वाले हैं, मतलब इन स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है उन सबके पास नाइट्रोजन के अंदर कौन सी वाली फॉर्म है, N15 वाली फॉर्म है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद आता है ट्विस्ट। अब इन्होंने इसको पहले तो बहुत टाइम तक N15 वाले मीडियम में ग्रो करवाया, अब इसके बाद क्या क्या करते हैं, इस N15 वाले बैक्टीरिया को किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे वाले मीडियम में, और उस मीडियम में नाइट्रोजन कौन सी वाली फॉर्म में प्रेजेंट था, N14 वाले में। ये वाला हमारे पास 14 वाला है, इसे थोड़ा लाइटर दिखाया गया है, और ये वाला डार्कर है, ये हमें N15 वाला मीडियम है। तो हमने क्या काम किया, इस N15 वाले मीडियम में जो ई कोलाई बैक्टीरिया थे उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया, N14 मीडियम में, और इनको रेप्लिकेशन करने के लिए छोड़ दिया यहाँ पे। अब आपको मैं ये बता दूं कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसका रेप्लिकेशन टाइम होता है 20 मिनट्स का, हर 20 मिनट बाद वो रेप्लिकेशन करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का कितना होता है, 24 घंटे का होता है ना, हाँ सॉरी यूकैरियोटिक सेल का, 24 घंटे तो क्या होता है, अगर हमारे सेल को भी इंजर हो जाते हैं तो सेल का ही होगा ना, सेल के अंदर ही तो रेप्लिकेशन होती है। हाँ लेकिन अगर हमारे सेल में किसी में भी एप्लीकेशन हो रही है उसको 24 आवर्स का टाइम लगता है, इसीलिए जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो हम कहते हैं कि 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि सोचो उसको रेप्लिकेट होने में 1 दिन का टाइम तो लगेगा, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो हर 20 मिनट बाद रेप्लिकेट करता है, हर 20 मिनट बाद वो यहाँ पे 2 कॉपी बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला सबसे पहले उन्होंने वहां पे ई कोलाई को कहाँ पे ग्रो करवाया था, N15 वाले मीडियम में। अब उन्होंने क्या काम किया, जब उन्होंने अच्छा देख लिया कि अभी मेरे पास यहाँ पे ओरिजिनल डीएनए क्या है, यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड के पास नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म है, हैवी फॉर्म है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटोप प्रेजेंट है। अब इसके बाद उन सारे बैक्टीरिया को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे वाले मीडियम में, और इस मीडियम में अब क्या है, इस मीडियम में हमारे पास नाइट्रोजन 14 है। अब यहाँ पर भी वो क्या करवाते हैं, इसको ग्रो करवाते हैं, एंड ग्रो करवाने के बाद वो क्या देखते हैं, इनको यहाँ पे कुछ टाइम बाद देखते हैं, आफ्टर 1 राउंड ऑफ एप्लीकेशन, 1 राउंड का मतलब है 20 मिनट के बाद वो चेक करते हैं। जब उन्होंने 20 मिनट के बाद चेक किया तो अगेन वही, पहले तो ग्रो करवाया 20 मिनट तक, उसके बाद फिर यहाँ पे स्पिन करवाया, स्पिन मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन, और वही सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम क्या है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब वो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो यहाँ पे वो एक नई चीज देखते हैं कि अब देखिए हमारे पास 2 ही बैंड है, एक तो या तो 14 या तो लाइट वाला मिलना चाहिए, या तो 15 वाला हैवी वाला मिलना चाहिए। ये लाइन हमें यही बता रही है ना, तो ये रेड वाली हमें बता रही है लाइट के बारे में, और नीचे ये बता रही है हैवी के बारे में। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की, और जब वो यहाँ पे बैंड देखना चाहते थे कि हमें कहाँ पर डीएनए मिलेगा, अगर वो हैवी होगा तो हमें इधर मिलेगा, अगर वो लाइट होगा यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, ना तो हमें लाइट मिला ना हमें हैवी मिला, हमें बीच में मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पर कैसा डीएनए मिला है, हमें यहाँ पे मिलता है हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि एक हमारे पास पुराना कौन सा था, पुराना तो हमारे पास 15 वाला था N15, लेकिन जो यहाँ पे नया बना वो नया वाला कैसे बना, N14 वाला बना। तो यहाँ पे एक तो ओल्डर वाला है और एक न्यू बना है। अब ना तो वो हैवी है ना ही वो लाइट है, इसीलिए हमें बीच में एक बैंड मिल गया। सो आफ्टर 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए अपीयर्ड एज अ सिंगल बैंड एट द इंटरमीडिएट वेट, ना इसका वेट ज्यादा होगा ना कम होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा इन्होंने रिजल्ट भी दिया है यहाँ पे। अब प्लीज इसको समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे कैसे हुआ है, थोड़ा सा मैं बनाती हूँ, उसे बाद में भी दिखाऊंगी। ओरिजिनल डी, इसको कलर भी वही दिखा देती हूँ।
ताकि आपको इजी लगे। अब यहाँ पे जैसे दोनों स्ट्रैंड इन्होंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाए हैं, पहले यहाँ पे दोनों कौन थे, N15 एंड N15 वाला था दोनों स्ट्रैंड। अब यहाँ पे देखिए जब रेप्लिकेशन हो रही है, ध्यान रखना जब भी कभी रेप्लिकेशन होती है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे दोनों स्ट्रैंड है इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो टूट जाता है। तो मेरे पास ये जो N15 था ये दोनों बैंड क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो बैक्टीरिया है उसको हम कैसा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसा मीडियम, N14 वाला। तो जो भी अब नया डीएनए बनेगा उनके अंदर कौन सा नाइट्रोजन जाएगा, 14 वाला ही नाइट्रोजन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये रेड वाला मैं बना रही हूँ, ये रेड वाला क्या है, ये है 14 वाला जो हमारे पास न्यू बना है। तो 15 ये तो ओल्डर वाला था और रेड वाला ही न्यू बना है। तो यहाँ पे देखिए, और ये 2 कॉपीज बन रही है ना, एक से 2 बन गई है। तो यहाँ पे देखिए ये वही दिखाया गया है कि एक न्यू स्ट्रैंड है, न्यू वाला यहाँ पे रेड से दिखाया गया है और पेरेंटल वाला यहाँ पे ब्लू से दिखाया गया है, जो हमें बैंड मिला है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद वो दोबारा अभी भी इसको इनकी रेप्लिकेशन को N14 वाले मीडियम में करवा रहे हैं। अब वो यहाँ पे दोबारा 20 मिनट का टाइम देते हैं, मतलब आप लोग यहाँ पे सेकंड रेप्लिकेशन देख रहे हैं, थर्ड, सबसे पहले यहाँ पे 20 मिनट तक यहाँ पे होल्ड किया। अब उन्होंने दोबारा अभी भी इसको यहाँ पे N14 वाले मीडियम में ही रखा। अब अगेन वही दोबारा स्पिन करवा के देखते हैं। अब देखिए जब स्पिन दोबारा करवाया, यहाँ पे देखिए और क्या हुआ, आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन, सेकेंड राउंड का मतलब है 40 मिनट्स बाद। अगर 20 मिनट के बाद हमें ये मिल रहा है तो 40 मिनट के बाद ही मिलेगा ना ये वाला। तो 40 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारे पास 50% डीएनए हमें हाइब्रिड मिलता है और 50% डीएनए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 14 वाला मिलता है, N15 वाला यहाँ पे कोई भी नहीं मिला, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैम अगर इसे हम N14 की जगह 15 में डाल देते, हाँ बिल्कुल, तो क्या कहते हैं नीचे आता। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे नहीं यहाँ पर आता, वो भी हम करेंगे क्वेश्चन। अभी इसको भी एक्चुअली हम पूरा भी अच्छे तरीके से करेंगे। जस्ट अभी हम यहाँ पे फोटोज देख रहे हैं। तो आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन डीएनए कैसे अपीयर हुआ, अब हमें यहाँ पे 2 बैंड नजर आ रहे हैं। पहली रेप्लिकेशन के टाइम पे ओनली 1 बैंड नजर आया था, यहाँ पे हमें 2 बैंड नजर आ रहे हैं। एक तो हाइब्रिड बैंड नजर आ रहा है और एक हमारे पास एक प्योर 14 वाला नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 बैंड नजर आ रहे हैं, 1 लाइट एंड अदर इंटरमीडिएट इन द वे। अब उन्होंने दोबारा इसको 14 वाले मीडियम में ग्रो करवाया, तो वो देखते हैं कि सैंपल जब लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, अगेन तब भी हमें 2 ही बैंड नजर आ रहे हैं, एक इंटरमीडिएट और यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे लाइट वाले नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक भी हमें यहाँ पे कोई भी हैवी वाला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक हमने उसको N15 वाले मीडियम में ग्रो ही नहीं करवाया। अभी कैसे कैसे चीजें हो रही है इसको समझते हैं दोबारा अच्छे तरीके से। समझ में आ गया? चलो आगे तो बहुत अच्छी बात है, अब सारा काम आपको खुद ही करना है अगर समझ में आ गया तो। हाँ बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे हो रही है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में हो रही है। मतलब एक हमेशा पुराना बनता, एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड हमारे पास नया बनता है। अब अगेन अब ये सारी बातें बाद में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अंदर ये वाला डायग्राम बना हुआ है, इसको भी समझेंगे अभी। यहाँ पे ये वाला डायग्राम मैंने आपको करवा दिया, एक्चुअली ये वही वाला डायग्राम है, ये कोई और है, सॉरी आगे तो नहीं है, वहां पे तो इसमें 2-3 ही दिया है, इसमें 4 भी दिया हुआ है। ठीक है ठीक है। तो चलो देखते हैं अब इसको। अब प्लीज असीमता आपको भी साथ साथ में नोट करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेडिंग बना लो सबसे पहले। तो कौन सा मॉडल कर रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। किसने प्रूव किया था इसको, मिजल्सर और स्टैलिन। अब यहाँ पे हम कलर ऐसे जो मर्जी ले लो, चलो ब्लू ही ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया, हमने यहाँ पे पेट्री डिश ली और हमने इसको ग्रो करवाया। अब इसको खाना पीना भी चाहिए कुछ, तो खाने पीने के लिए उसको नाइट्रोजन सोर्स चाहिए, तो सारा नाइट्रोजन हमने उसको 15 वाला ग्रो करवाया। हमने इसका डीएनए चेक किया, तो डीएनए चेक करने के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हम यहाँ पे इसके दोनों स्ट्रैंड देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद,
तो हमें दोनों स्ट्रैंड कैसे मिलते हैं, N15 वाले, क्योंकि हमने नाइट्रोजन का सोर्स क्या था, 15 ही था। तो यहाँ पे लिख लीजिए ओरिजिनल डीएनए या फिर पेरेंटल डीएनए, दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे कैसे 15 वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आप दोनों को अच्छे तरीके से पता है कि जब हमारे पास ये डीएनए की जो स्ट्रैंड है, अभी कैसे है ये हमारे पास, अभी ये पूरे मतलब बाइंडेड फॉर्म में है, बाउंड एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में। अब जब भी कभी रेप्लिकेशन करनी होती है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अनबाइंड हो जाते हैं जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन करनी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये दोनों स्ट्रैंड अभी कैसे है, ये अब इनको लिख लो यहाँ पे, ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है। ये N15 वाला भी सेपरेट हो गया, N15 वाला भी सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे बात ये है कि नया डीएनए कैसे बनेगा। अब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि अभी भी मीडियम वहां पे 15 वाला ही था, तो यहाँ पर जो नया डीएनए बनेगा ना, नया डीएनए देखो ये तो ओल्डर वाला है, ये भी ओल्डर स्ट्रैंड है, जो नया स्ट्रैंड होगा नया वाला, ये आपका न्यू बन रहा है, ये न्यू है, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे न्यू बनेगा। लेकिन अगर आप ध्यान देखो तो ये न्यू वाला बाद में बना है, ये एक पुराना था, ये एक बन रहा है हमारे पास नया। लेकिन अगर मैं मीडियम अभी भी यहाँ पे नाइट्रोजन का सोर्स 15 ही दे रही हूँ, तो अभी भी यहाँ पे सारे पेरेंटल ही आएंगे, दोनों स्ट्रैंड 15 वाले होंगे। मैच करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। हाँ मैं गिनू नहीं, अब देखो फिर पेरेंटल तो गलत हो गया ना, एक स्ट्रैंड तो अभी भी यहाँ पे नया बना है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे 15 वाले होने वाले हैं। लेकिन हाँ जी, अब यहाँ पे जस्ट अभी मैं ओनली एक को रब कर रही हूँ, यहाँ पे इसको और इसको भी हम बात करते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे किया था। तो हाँ अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या काम किया, चलो इसको भी रब भी कर देती हूँ। अब उन्होंने इसके बाद उसका डीएनए देखिए, इन्होंने देखा कि दोनों स्ट्रैंड हमारे पास क्या है, N15 और N15 वाले हैं। अब उन्होंने इन ई कोलाई बैक्टीरिया को, जिनके दोनों डीएनए 15 वाले थे, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, ऐसे मीडियम में जिस मीडियम में क्या है हमारे पास नाइट्रोजन की 14 वाली फॉर्म है। तो अब आप खुद ही सोचो कि जब वो बैक्टीरिया आगे जाके रेप्लिकेट करेगा, उसको क्या चाहिए, उसको नाइट्रोजन चाहिए। तो उस केस में उसको कौन सी नाइट्रोजन वाली फॉर्म मिल रही है, 14 वाली फॉर्म मिल रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहली रेप्लिकेशन उन्होंने क्या देखा, 20 मिनट के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स वो क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास देखिए, अब इनको अनवाइंड कर दो, हमारे पास एक तो N15 वाला था, इन दोनों का बॉन्ड टूट गया, दोनों 15 वाले हैं। और ये कैसा है, ओल्डर वन, ओल्ड लिख लो या फिर पेरेंटल लिख लो, एक ही बात है। लेकिन अब हमने मीडियम चेंज कर दिया है, अब हमने कहां पे ट्रांसफर किया, 14 वाले में। तो यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, और वो नया स्ट्रैंड कौन सा होगा, वो होगा 14 वाला, N14 वाला। अब इसके बाद की तो ये हमारे पास ये सबसे पहली जनरेशन आ रही है, फर्स्ट जनरेशन आफ्टर 20 मिनट्स, जब उन्होंने कहां पे ट्रांसफर किया था, N14 वाले मीडियम में ट्रांसफर किया था। तो एक ओल्डर है, ये मतलब ये हमारे पास पेरेंटल है, तो ये हमें सेमी कंजर्वेटिव के बारे में बता रहा है कि एक स्ट्रैंड पूरा पेरेंटल है, और ये जो 14 वाला है ये न्यू बना है। हमें कैसे पता चला, जब उन्होंने यहाँ पे मीडियम चेंज किया, क्योंकि बैंड जब उन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया था तो बैंड उनको ना तो नीचे मिला ना ऊपर मिला, उनको यहाँ पे बीच में मिला है, जिसको हमने बोल दिया हाइब्रिड बैंड। अब यहाँ पे अगेन देखिए उन्होंने दोबारा अभी भी इस बैक्टीरिया को उन्होंने कहाँ पे ग्रो करवाया, N14 वाले मीडियम में ही ग्रो करवाया। तो अगर यहाँ पे उनकी यहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि जनरेशन क्या क्या चीजें आएगी, तो जितने भी यहाँ पे स्ट्रैंड है ना, ये सारे के सारे अनवाइंड हो जाएंगे। तो अगर आप इनको अनवाइंड करोगे, देखो दो हमारे पास ये 15 वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एक N15 वाला ये, एक N15 वाला ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। और यहाँ पे दो कैसे रेड वाले हैं, N14 वाले, ये सारे पेरेंटल स्ट्रैंड है सारे। लेकिन अभी मीडियम कैसे मिल रहा है हमको,
हाँ बिल्कुल, उनको मीडियम मिल रहा है N14 वाला। तो अब यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो सारे 14 वाले ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए नया स्ट्रैंड बनेगा, ये भी 14 वाला, यहाँ पे नया बनेगा, ये भी 14 वाला। अब यहाँ पर ये जो बीच में है नया, ये एक ये पुराना था, ये भी 14 वाला और यहाँ पर ये भी 14 वाला। तो अगर हम यहाँ पे ये हो गया 40 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद देख रहे हैं तो हमारे पास 50% यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, 50% हमें मिल रहे हैं N14 वाले। और अगर हम बात करें कि N14 और N15 वाले कितने मिल रहे हैं, वो भी 50% मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछे कि हमारे पास N15 बताओ तो वो है 0। N15 वाला हमें कोई भी नहीं मिल रहा है, हमें हाइब्रिड मिल रहा है और हमें 14 वाले मिल रहे हैं। अब इसके बाद अगेन दोबारा ग्रो करवाओ, अब ये सारे अनवाइंड करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आया सिंथ आपको? ये दोबारा बताओ। मैम यस मैम, चल गया बता आपको? ये मैम आ गया पक्का? मैम, पहले भी तो किया हुआ है। अच्छा किया हुआ है, तो आता था मुझे ये वाला। ठीक है ओके। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी के अंदर ये वाला डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डीएनए क्या है, N15 वाला है। जब उन्होंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हैवी डीएनए है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, उसका बैंड जिसको उन्होंने यहाँ पे रेड कलर से दिखाया है। और दोनों स्ट्रैंड ये कैसे हैं, N15 वाले हैं। उसके बाद अब उन्होंने इस मीडियम को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, 14 वाले में। तो 20 मिनट्स के बाद क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें हमें कैसा बैंड मिलता है, हमें मिलता है हाइब्रिड। एक बैंड हमें मिलता है 14 वाला और एक हमें मिलता है 15 वाला। मतलब ये रेड वाला पेरेंटल है और ये ग्रीन वाला नया बना है। तो सारे के सारे स्ट्रैंड हमें हाइब्रिड ही मिलते हैं, इसलिए बैंड आया है बीच में। अब वो दोबारा इसको 20 मिनट के लिए ग्रो करवा रहे हैं, मतलब आफ्टर 40 मिनट्स। तो अब देखिए इन सारे बैंड को आप सेपरेट कर दो तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 50% हमें हाइब्रिड मिलते हैं, मतलब एक 14 वाला एक 15 वाला, और 50% हमें क्या मिलते हैं, लाइट वाले मिलते हैं 14 वाले। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 80 मिनट्स के बाद निकालना चाहते हो तो पहले आपको 60 निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको 80 निकालना पड़ेगा 80 मिनट्स बाद, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है कि आप खुद निकालो यहाँ पे 60 मिनट बाद और 80 मिनट्स बाद क्या होगा। अगर आप किसी भी पहले आपने 20 मिनट तक ग्रो करवाया, देन 40 मिनट्स बाद ग्रो करवाया, 6 में नाइट्रोजन होगा और 2 में नाइट्रोजन 15 और 14 होगा। बस कहने का मतलब ये, आप यहाँ पे जितनी मर्जी जनरेशन यहाँ पे ग्रो करवा लो, हमें हाइब्रिड और हमें 14 वाले ही मिलने वाले हैं। 15 मीडियम 14, हाँ बिल्कुल, जब तक मीडियम 14 है। अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे आगे तो यहाँ पे सारा केस ही चेंज हो जाएगा। फिर एक भी N14 नहीं आएगा अगर N15 को देख लिया फिर तो वहां पे पूरा वो केस चेंज हो जाएगा ना, फिर हमें बना के देखना पड़ेगा अभी। हमने N14 नहीं आएगा क्योंकि हम हर एक स्टैंड पर हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर भी सारी चीजें वही है जो भी हमने देखा है वहां पे। ठीक है, समझ आ गया आपको ये? तो एक काम करते हैं, जस्ट ओनली इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं कि थ्योरी क्या क्या बोल रही है हमारे पास। फिर मैं आपको एक चार्ट लिखवाऊंगी, इसमें मुझे काफी अच्छा लगा एक बुक में, इसको आप नोट कर लेना। ये तो वही है सेम ये वाला, कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर तो लर्न, मतलब अगर आपका ये क्वेश्चन सेम रहता है तो आप इतना बड़ा इसको करके देखोगे, उसमें काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो आप सिंपल इसकी रेशियो लर्न कर सकते हो, क्योंकि रेशियो पे इसके क्वेश्चन आते हैं कि कितने बैंड हमें हाइब्रिड मिलेंगे, कितने हमें नॉन हाइब्रिड मिलेंगे। ठीक है। तो चलो एक काम थ्योरी करते हैं यहाँ पे। तो रेप्लिकेशन देखिए क्या है, while proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for application of DNA, कि DNA का replication कैसे होता है। To quote their original statement that is follow, it has not escaped our notice that specific pairing we have postulated immediately suggested a possible copy mechanism for the genetic material Watson and Crick 1953। ये आप इनका कोड देख लेना जिन्होंने 1953 में दिया था। अब यहाँ पे कि डीएनए का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, तो इनकी जो स्कीम थी वो हमें क्या बताती है, स्कीम सजेस्टेड दैट टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट। सबसे पहले क्या होगा,
दोनों स्ट्रैंड पहले सेपरेट होंगे, अब दोनों स्ट्रैंड ही कैसे एक्ट करेंगे, टेम्पलेट की तरह, मतलब हर एक स्ट्रैंड यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनाएगा, और वो कैसे, उसमें पेयरिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग समझ आ रही है? अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड जो सेपरेट हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे ए था, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, तो सामने वाले स्ट्रैंड में क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा टी, यहाँ पे बन जाएगा ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे जी। इस तरीके से यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है वासु, वहां पे कुछ है? तो यहाँ पे क्या है कि स्कीम हमें क्या सजेस्ट करती है, टू स्ट्रैंड सबसे पहले वो सेपरेट होंगे और दोनों स्ट्रैंड कैसे एक्ट करेंगे, टेम्पलेट की तरह। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव, तो जो एक नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा वहां पर वन पेरेंटल होगा और वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। तो इसी स्कीम को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, कि यहाँ पर जो रेप्लिकेशन हो रही है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में हो रही है, मतलब हाँ, मतलब आधा स्ट्रैंड पेरेंटल है और आधा हमारे पास नया बन रहा है। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो किसने दिया था, इन दो साइंटिस्ट को इसका श्रेय जाता है। क्या नाम है इनका? मैथ्यू मिजरसल एंड फ्रैंकलिन स्टैल, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1958 में किया, और इन्होंने ही प्रूफ किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चूज किया, बैक्टीरिया को। क्या नाम है बैक्टीरिया का? ई कोलाई। और सबसे पहले इन्होंने उसको किसके अंदर देखा, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। बाद में इन्होंने देखा कि जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है सच एज प्लांट, ह्यूमन, सब में यही मैकेनिज्म चलता है, सब में यही मॉडल ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज क्या है, हाँ एक चीज और, अब वहां पर तो सिंपल मैंने आपको नाइट्रोजन बता दिया, लेकिन यहाँ पे इसका सिर्फ उन्होंने अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज उन्होंने क्या काम करवाया, दे ग्रू ई कोलाई। ई कोलाई को ग्रो करवाया कैसे, मीडियम में। मीडियम क्या कंटेन कर रहा था, अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे देखिए इस अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कौन सी वाली फॉर्म में है, N15। तो ध्यान रखना N15 क्या है, हैवी आइसोटोप है किसका, नाइट्रोजन का। ये रेडियो आइसोटोप नहीं है, ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव नहीं है, खाली आइसोटोप है। एज ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर द मेनी जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन तक उनको क्या मिल रहा है, यही वाला नाइट्रोजन सोर्स मिल रहा है। द रिजल्ट वाज दैट N15 incorporated into the newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compound। मतलब उनकी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है हर जगह ये 15 वाली फॉर्म चली गई है। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। नॉर्मल डीएनए से हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन किस में करेंगे, इन सीजियम क्लोराइड। नोट कीजिए इसको, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो प्लीज नोट दैट N15 is not a radioactive isotope। तो क्या है, it can be separated from nitrogen 14 only based on the density। समझ आ गया? तो ध्यान रखना, एक तो सीजियम क्लोराइड और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में उन्होंने उसको ग्रो करवाया था, सीजियम क्लोराइड का यूज किया था किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अब आगे सेकंड, इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू मीडियम। किसमें, अब उन्होंने नॉर्मल वाले में ट्रांसफर कर दिया, और नॉर्मल वाले में क्या है, अमोनियम क्लोराइड, मतलब N14 वाला है। एंड टुक सैंपल एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल एट द सेल मल्टीप्लाई, मतलब हर 20-20 मिनट बाद उसको देखते गए। एंड द एक्सेप्टेड द डीएनए दैट रिमेन एज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। हमेशा उनको डबल स्ट्रैंडेड ही मिला। द वेरियस सैंपल वर सेपरेटेड independently on cesium chloride gradient to measure the density of DNA। ओनली वो डीएनए की डेंसिटी को मेजर करना चाहते थे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एंड थिंक व्हाई अ मॉलिक्यूल विद हायर मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर। बताइए जी, आप लोगों ने फिजिक्स भी काफी अच्छी तरीके से कर ली है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, और जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका हायर मास डेंसिटी होता है वो आपकी सेडिमेंट फास्टर होते हैं। रीजन बताइए इसका। इनकी डेंसिटी कम होती है और सरफेस पे आते हैं। इनकी डेंसिटी कम होती है और सरफेस, वो तो है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है। मैम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अपोजिट फोर्स होती है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। मैम जब एक रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट इसी तरह से वो होती है ना ये वाली, जो हम जैसे कुछ भी घुमाते हैं, मतलब इस तरीके से रोटेट करते हैं किसी भी चीजों को। तो यहाँ पे जैसे वहां पे तुमने दिखाया भी गया था
कि हम ऐसे करके वो थी ना, इससे हम उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं इसकी तरह, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारे पास जो जिनका साइज ज्यादा होता है वो जल्दी सेडिमेंट हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं बॉटम पे, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो टॉप पे आ जाते हैं, तो टॉप वाले को बोलते हैं सुपरनेटेंट, और नीचे वाले को बोलते हैं पैलेट। तो यहाँ पे क्या है, दस द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम एन 15 to 14 million, that is after 20 minutes, E. coli divide in 20 minutes that had a hybrid or the intermediate density. So DNA extract from the culture after another generation, that is 40 minutes, was composed of equal amount of this hybrid DNA and the light DNA. ये सारी बातें वही है जो भी हमने देखी यहाँ पे, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डेटा है वो आपको यहाँ पे देखना है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अब प्लीज इसको नोट कीजिए। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर आप ई कोलाई को अब यहाँ पे 18 मिनट्स तक ग्रो करवा रहे हो, तो आप हमें बताइए क्या प्रोपोर्शन होगा लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 40 मिनट्स तक तो एनसीईआरटी में गिवन है, उसके बाद यहाँ पे 16 मिनट का भी नहीं, हाँ 16 मिनट वाला भी नहीं दिया है और 80 वाला भी नहीं दिया है, ये आपको खुद निकालना है। उसके बाद हमारे पास जस्ट ओनली ये डेटा है, ये आपको लर्न करना है, ये इसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद ये 80 मिनट्स वाला भी हम इसको निकालते हैं। इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं कि एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिन्होंने किसका यूज किया, इसको प्लीज नोट कर लो। इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का। व्हाट इज थाइमिडीन? थाइमिडीन क्या होता है? नहीं पढ़ा? बताइए सीनता, क्या होता है थाइमिडीन? थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड होता है, थाइमिन नाइट्रोजनस बेस होता है, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड होता है, एंड थाइमिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है। इसलिए कहा था प्लीज लर्न कर लो, तभी हमने कहा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं थाइमिन तो तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से मिजर्स और स्टैनले एक्सपेरिमेंट किया था, एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिन्होंने किस चीज का यूज किया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का, टू डिटेक्ट द contribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on the Vicia faba. Actually ये ना एक फेबा बीन्स होती है, आई होप आपने देखी भी होगी, मतलब बीन्स तो नॉर्मल फ्रूट बीन्स तो देखी है, तो बीन वाली कैटेगरी में आती है, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं फेबा बीन्स, और उनका साइंटिफिक नेम होता है विसिया फेबा। तो उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने विसिया फेबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर उन्होंने किसका यूज किया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया। और कौन कौन से साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है टेलर और उनकी कलीग्स थे, ये भी 1958 में हुआ था। तो बस आपको बस यहाँ पे तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि जो एक्सपेरिमेंट हमने ई कोलाई के लिए किया था, वैसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट विसिया फेबा के ऊपर किया गया, जो क्या होती है, फेबा बीन्स होती है। उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का। किसने यूज किया था, टेलर ने और उनके कलीग्स ने। एंड द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, तो इनके एक्सपेरिमेंट ने भी क्या प्रूव किया कि डीएनए जो होते हैं क्रोमोसोम में कैसे रेप्लिकेट होते हैं, सेमी कंजर्वेटिवली ही होते हैं। तो प्लीज इसको नोट कर लो, ये विसिया फेबा वाले को। और प्लीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप एक ना एक पेपर बनाओ, वहां पे पूरे साइंटिस्ट के नाम लिखो, क्योंकि मुझे पता है बाद में आप कंटेंट याद रह जाएगा और साइंटिस्ट याद नहीं रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि चांसेस तो नहीं आने के, इतना सारा काम करके गए हैं वो सब कुछ। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल उतना ही था, ये 80 मिनट्स वाला अब हम इसको करते हैं। तो विसिया फेबा क्या होती है, फेबा बीन्स होती है, और इसमें हमने किसका यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था। नोट कर लो, थाइमिडीन क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। सीधा नोट कर लिया आपने? नहीं मैम, एक मिनट। ठीक है,
हो गया मैम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बस लास्ट ये बना रहे हैं हम, इससे ये वाला चार्ट बना लेते हैं। आप भी बना लो ये वाला। ऐसे तो आप उसको निकाल ही लोगे, बट चलो फिर भी कर लेते हैं। बस इसको 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा, ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक चार्ट बनाओ जल्दी से। बहुत इजी है सीरियसली, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। क्या क्या चीजें ली है इन्होंने यहाँ पे, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 और हम यहाँ पे 80 तक का बनाएंगे। लेकिन चलो फिर भी आप बनाइए, वो भी वो उसको हम कल देखेंगे। 0 मिनट्स, 1 2 3 4 5 6 बनाने पड़ेंगे, है ना। चलो सीनता आप भी बनाइए। 2 3 4 ये हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले रहे 0 मिनट्स बाद। 0 मिनट का मतलब ले लीजिए यहाँ पे 0 मिनट्स। फिर लेंगे हम यहाँ पे 20 मिनट्स, 20 के बाद 40 मिनट्स, 40 के बाद 60 मिनट्स, देन 80 मिनट्स, और लास्ट में है बस। ठीक है, ये वाली 20 मिनट्स बाद कौन सी जनरेशन होगी? ये होगी फर्स्ट जनरेशन, ये होगी सेकंड जनरेशन, ये होगी थर्ड जनरेशन, और ये होगी फोर्थ जनरेशन। वेरी गुड, आप तो बहुत फास्ट हो गए। और यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह सारे बना ले, ये तो ठीक है। हाँ, ये भी ऐसे ज्यादा इजी है। नहीं, सही है, सही है। तो यहाँ पे देखिए असीमता, प्लीज यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे वो लिख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्राइटेरिया क्या है। अब प्लीज ध्यान देना, अगर क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया है तो प्लीज आपको उसके अकॉर्डिंग ही फिर वहां पे स्टैंड बनाने हैं। लेकिन अभी जस्ट हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास जो इनिशियल डीएनए था, इफ जो इनिशियल डीएनए है उसके बाद दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, इनिशियल डीएनए स्ट्रैंड दोनों कैसे हमारे पास N15 वाले हैं, और उसके बाद हमने उनको देन ट्रांसफर कहां पे किया है, इनटू N14 वाले में, 14 वाले में ट्रांसफर किया है। तो क्या होगा, लेकिन अगर मान लेते ना उन्होंने यहाँ पे 15 से पहले 14 में किया, 14 से दोबारा यहाँ पे 15 में कर दिया, तो पूरा केस चेंज हो जाएगा। अगर कंडीशन जस्ट ओनली ये वाली जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है तो ही ये वाला चार्ट वैलिड होगा, अदरवाइज पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं 0 मिनट की, मतलब 0 मिनट का मतलब है कि इनिशियल कंडीशन। अगर दोनों स्टैंड हमारे पास क्या है, एक कंडीशन यहाँ पे और लेनी है, कितने वो बनेंगे यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे आप ना और ड्रॉ कीजिए, एक मिनट, लास्ट में 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी सेम इस तरीके से कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे और क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे पास, यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ हाइब्रिड, यहाँ पे लिख लीजिए लास्ट में नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, और उसके ऊपर लिख लीजिए नंबर ऑफ हाइब्रिड। नंबर ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या है कि एक 14 वाला हो और एक हमारे पास 15 वाला हो। तो अगर हम बात करते हैं 0 मिनट की, मतलब जब इनिशियल टाइम पीरियड है, तो दोनों स्ट्रैंड कैसे हमारे पास, दोनों है N15 वाले। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, सॉरी नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने हैं, 0 है, दोनों ही 15 वाले हैं। लेकिन 20 मिनट के बाद क्या होगा,
20 मिनट के बाद हमारे पास देखिए N15 N15 और दूसरा कौन सा बनेगा? 14 बिल्कुल, हमारे पास होगा यहाँ पे एक 14 वाला और एक सॉरी दोनों 14 मतलब यहाँ पे हमें हाइब्रिड मिलेंगे। और ये कब के बाद बात है? आफ्टर 20 मिनट्स। और इसके कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे हमें, ऐसे हो रहा है। अब इसके बाद 40 मिनट्स के बाद क्या होगा? अब अगेन ये काफी लंबा जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करके देखिए आप। N15 कर दो, N15 कर दो, देन N14 कर दो, N14 और N14। इसके बाद यहाँ पे जितने भी न्यू बनने वाले हैं वो सारे ही 14 वाले बनेंगे। N14 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 और N14। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड N14 15 कितने बने यहाँ पे? 2 और यहाँ पे 1 बना था, वही है, सॉरी 2 सॉरी यहाँ पे तो 2 ही बने थे हाइब्रिड, यहाँ पे भी 2 यहाँ पर भी 2। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 60 मिनट्स के बाद वाली, तो अभी सारे के सारे सोचो कि पूरा सेपरेट करना पड़ेगा और ये तो बहुत लंबा जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली हमने इसको ना मिक्स ही कर दिया, एक मिनट, इसको थोड़ा सा जैसे उन्होंने पूरा चार्ट की फॉर्म में बनाया, हम भी ऐसे बना लेते हैं। एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 60 मिनट्स के बाद बनाते हैं, तो 60 मिनट के बाद क्या होगा? एक हमारे पास है N15 वाला ये, फिर एक N14 वाला, सॉरी N15 वाला, अच्छा N15 वाला तो 2 ही है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे 14 वाले कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बना लो। N14 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 कितने बन गए? 4 5 और 6। बाकी यहाँ पे हर जगह 14 ही आने वाला है, क्योंकि मीडियम क्या है हमारे पास? 14 ही है। यहाँ पे हर जगह एक ही लिख रही हूँ, यहाँ पे हर जगह आपको लिखना है N14। तो यहाँ पे भी हाइब्रिड कितने बने? 2। और यहाँ पे अगर हम लास्ट में देखते हैं 80 मिनट्स बाद, यहाँ पर भी अगेन वही होगा हमारे पास 14 15 का, ये 15 वाला अलग कर दो, 15 वाला अलग कर दो, बाकी ये सारे 14 वाले आएंगे, सारे 14 वाले कर दो। कितने टाइम? 14/2 हो जाएगा टोटल रेशियो। 14 ये सारे हमें अलग अलग करने हैं, 14 14 बार लिखना है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 14 टाइम्स लिख दो। इसके बाद इसके आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी N14, यहाँ पर भी N14, तो यहाँ पे भी हाइब्रिड हमें 2 ही मिलने वाले हैं। yes, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इनिशियली कितने थे? यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16। यहाँ तो सिंपल रूल चल रहा है 2 की पावर n, कि यहाँ पे जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा 1 से 2 कॉपी बनाएगा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ जनरेशन। अगर एक जनरेशन हुई है तो 2 कॉपीज बनेगी, अगर 2 जनरेशन तो 2 की पावर 2, तो 4 कॉपीज बनेगी टोटल। अब इसमें से बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे कॉपी बनती कितनी हाइब्रिड है और कितनी यहाँ पे 14 वाली है। ठीक है, 14 का फॉर्मूला भी निकल गया 2 की पावर n - 2 14 का फॉर्मूला। बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर हम इसकी रेशियो की फॉर्म में निकालें तो कई बार क्वेश्चन आते हैं। एक काम करें, कल इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये समझ आ रहा है सिंथ आपको? यस मैम। तो यहाँ तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ तो सारे ही वैसे आ गए, एक जैसे ही आ गए है ना। और यहाँ पर क्या रेशियो आएगी अगर हम निकालें आपके 40 मिनट्स बाद? N14 वाले कितने आएंगे? 2 और 14 15 वाले भी 2, मतलब 1:1। लेकिन N15 वाले 0। एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर ही लेते हैं बस लास्ट। फिर आप क्वेश्चन करके चले जाना, फिर ये ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। बता दो ऐसे आप बता दो।
ये वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो सीन अगर आपने कर लिया है तो एक फिर में एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए यहाँ पे असीमता, क्वेश्चन है यहाँ पे ई कोलाए एक मिनट चिंता, क्वेश्चन देती हूँ आपको करने को। यहाँ पे नहीं है एक्चुअली वैसे क्वेश्चन, पर चलो कोई बात नहीं, कोई ना, आप जाओ फिर। ये रुक जाओ। अच्छा क्वेश्चन नोट करो सीधा, ई कोलाए, एक मिनट। असीमता क्वेश्चन नोट करो, ई कोलाए इन विच, आप क्वेश्चन लिखवाओ मुझे। both the strands of DNA, both the strands of DNA are labeled with N15, is transferred to N14 medium and allowed to replicate. And is transferred to N14 medium and allowed to replicate. For 3 generations. Find out the number of hybrid DNA molecules. Find out the number of hybrid DNA molecules. The number of hybrid DNA molecules. Hybrid DNA molecule. In the third generation. In third generation, तो ऑपोजिट ऊपर बोल तो दिया। तो असीमता आपका क्वेश्चन ये वाला है, और आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, एंड सी ऑप्शन है 10, एंड डी ऑप्शन है 12। आंसर दीजिए, ये ऑप्शन है। असीमता क्वेश्चन समझ आ गया ना? यस। तो हमें फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल इन द थर्ड जनरेशन। बताइए। असीमता असीमता निकला नहीं आंसर? मैम ए ऑप्शन। हाँ जी, ऑब्वियसली जितनी मर्जी जनरेशन लगा लो, अब हमेशा 2 ही मिलने वाले हमें, क्योंकि देखो वो कह रहे हैं कि N15 से 14 वाले मीडियम में ट्रांसफर किया है। ये जो पीछे वाला है देखो, यही वाला तो है, यही क्वेश्चन था ना सेम। ये देखो, ये थर्ड जनरेशन, ये थर्ड हो गई चाहे फोर्थ हो गई, सब में हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल हमें 2 ही मिल रहे हैं। अगर जब तक अगर हम यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर मीडियम 15 से लेके 14 रह रहा है, तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया आपको चिंता? यस मैम। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करते हैं फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है।